हेलो एवरीवन। कुछ स्टूडेंट्स आज पार्टी कर रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स का खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा होगा। देखो, कॉलेज कोई मिलता है, कोई भी नहीं मिलता है, ये लाइफ का एक हिस्सा है। ये आपका लाइफ का एक पार्ट है, पूरी लाइफ इस पर डिपेंड नहीं करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े एम्पायर्स खड़े कर दिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते रहते हैं और लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करते हैं। तो आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा नहीं मिला है, अगर बहुत ही अच्छा मिल गया है इसका मतलब ये नहीं है आप लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, या अभी आपको एवरेज या बिलो एवरेज कॉलेज मिला है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात आपको अभी समझना मुश्किल है, मैं अभी इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप जिस फेज में हैं उसके लिए प्रायोरिटी आपके मार्क्स, आपका कॉलेज होती है। लेकिन कुछ सालों बाद आपको ये रियलाइज होती है कि यार क्या फर्क पड़ता है, मतलब लर्निंग जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। कुछ पर्टिकुलर फेज नहीं होता कि हम कॉलेज मिल गया है तो हमारी लर्निंग होगी, कॉलेज नहीं मिला है तो लर्निंग नहीं होगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, पर अभी हमारी प्रायोरिटी कॉलेज ही रहती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 साल, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, आप जब जॉब कर लेंगे तो आपको ये समझ में आएगी कि हाँ ठीक है, कॉलेज एक वाज ए गुड थिंग, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, पर उसके बिना भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसमें निराश और हताश होने वाली कोई बात नहीं है। और जिनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया है वो इतने एक्साइटेड है, लेकिन लाइफ में उनको भी समझ में आएगा ठीक है यार, अच्छा कॉलेज मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म का यूज कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते रहेंगे और डेफिनेटली कुछ सालों में जिनको अच्छा कॉलेज मिला है उनसे प्रोफेशनली काफी अच्छे निकल जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आपको कौन सा कॉलेज मिला है। इनिशियल फेज में आपको रियलाइज होगी ये बात कि वो उस कॉलेज में पढ़ रहा है, हमको इस कॉलेज मिला है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ये प्रोग्राम, वो कोर्स, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आएगा ठीक है चलता है, पर इतना बड़ा डिसीजन नहीं है या इतनी बड़ी चॉइस नहीं है जिससे हमारी पूरी लाइफ खराब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिनको मिला है उन लोग बेस्ट ऑफ लक, जिनको नहीं मिला है वो सेकंड राउंड में मिलेगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है लाइफ में कॉलेज में पढ़ने के। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, प्रिविलेज है आप लोग, जो पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी भी अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको सुबह शाम तक देखने को मिलते होंगे, जब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ने को तरसते होंगे, उन्हें मौका ही नहीं मिलता है पढ़ाई करने का। आपको मिला है उसका बेस्ट यूज कीजिए, उसको रिग्रेट में मत बताइए कि हमको ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है। आप बहुत सारे लोगों से दुनिया में बहुत बेटर हैं कि आपको पढ़ने का मौका मिला है। ट्रस्ट मी, एजुकेशन जो हमारा टूल है, या आप बहुत प्रिविलेज लोग हैं जो आपको पढ़ने का मौका मिला है, कॉलेज लाइफ में जाने का मौका मिलेगा, कितने लोगों को मौका नहीं मिलता है। खैर वो सब बातें बाद में होती रहेंगी जब हमारा यूनिवर्सिटी का सेशन शुरू हो जाएगा, जब लगभग सभी लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा मिड एंट्री के बाद और थर्ड लिस्ट में, तब हम कुछ और बातें करेंगे कॉलेज लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, क्या एक्स्ट्रा सीखना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम कॉलेज लाइफ का बेस्ट यूज़ कर सकें। अभी चलते हैं, आज जो रिजल्ट आया है आपका, काफ़ी डिले हमारा सेशन, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो ये बना नहीं पाए। अभी मैं आपके सामने सेशन लेके आया हूँ। जो आपका रिजल्ट आया है, फर्स्ट लिस्ट आई है, उसमें लास्ट ईयर से क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लास्ट ईयर पैटर्न में क्या था, इस साल क्या चेंज हुआ है, कितना कंपटीशन बढ़ा है, कितना कम हुआ है, पैटर्न में क्या बदलाव आया है, उस पर एक बार नजर डालते हैं। काफी लोग कॉलेज नहीं मिला है, वो निराश है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो हम एक स्टूडेंट का लॉगिन करके रिजल्ट देखते हैं। तो जब आप लॉगिन करते हैं DU के पोर्टल पे admission.uod.ac.in, तो इस तरह कुछ आपका पोर्टल दिखाई देगा जहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर इस साइड आएगा ना, उसमें कुछ और डिटेल्स ऐड हो गई हैं। हम यहां से शुरू करते हैं ट्रांजैक्शंस। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया हुआ है यहाँ पे बैंक डिटेल के अलावा, तो यहाँ पे शो होगा। बैंक डिटेल यहाँ पे की हुई है। बैंक डिटेल देने का पर्पज ये है, अगर आप जो फी पे करेंगे, अगर आप उसे रिफंड लेते हैं तो आपकी इस बैंक डिटेल में आएगी, वो जो बैंक अकाउंट आपने यहाँ दिया हुआ है यहाँ से आएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जब आपको फी पे करनी है तो जो अकाउंट आपने यहाँ पे मेंशन किया है वहीं से फी पे करनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, UPI से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट, जो भी आपके पास टूल अवेलेबल है ऑनलाइन, आप वहां से अपना जो है वो फी पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फी रिफंड लेते हैं तो जिस अकाउंट से आप फी पे कर रहे हैं उसको उसमें नहीं आएगा। जो बैंक डिटेल आपने CUET में प्रोवाइड की थी वो बैंक डिटेल जो है यहाँ पे मेंशन होगी, और इस तरह जो है आपको यहाँ पे आपका बैंक डिटेल में पूरी इंक्वायरी होगी और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। आपको एक चेक करना है कि इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, क्योंकि जो आप फीस रिफंड लेंगे वो इसी अकाउंट में आएगी।
ठीक है। अगर आप फी रिफंड नहीं लेंगे तो कॉलेज की जितनी फीस है वो एडजस्ट हो जाएगी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, थोड़ा पैटर्न में चेंज ये हुआ था कि आप काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला है, आप अपग्रेड करते हैं या आपको एक्सेप्ट करते हैं उसको, तो काउंसलिंग में बने रहने के लिए आपको नॉमिनल अमाउंट था अराउंड 8,000 रुपीज, वो आपको पे करना था। अगर आप वो पे नहीं करेंगे, चाहे कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आपको फी पे करना जरूरी था। तो इस बार क्या हुआ है कि आपको जो कॉलेज मिला है पहले आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने के बाद आप उसे फी पे करेंगे और फिर आपका रिशफलिंग ऑफ कॉलेज होगा। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर जब कॉलेज मिला था तो एक ऑप्शन नीचे आया था एक्सेप्ट का, दूसरा ऑप्शन आया था अपग्रेड का। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, पसंद नहीं है तो आप उसे अपग्रेड करेंगे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, आपको जो भी ऑप्शन मिला है पहले उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद आप उसे अपग्रेड करते हैं या नहीं करते हैं, वो ऑप्शन 4 तारीख के बाद आएगा। एनीवेज, तो बैंक डिटेल हमने शुरू कर लिया। क्वेरीज, अगर कोई क्वेरी रेज हुई है कॉलेज की साइड से तो यहाँ पे आएगी। सपोज हम क्वेरी के क्लिक करते हैं, अगर किसी भी चीज के रिगार्डिंग कॉलेज को क्वेरी रेज होती है, कुछ भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट या कुछ और क्या, तो कॉलेज आपसे पूछेगा ऑल क्वेरीज रेज्ड बाय द कॉलेजेस, नो क्वेरी रेज्ड बाय द कॉलेज एज ऑन दिस डेट पर्टिकुलर डेट, यानी कोई क्वेरी अब तक रेज नहीं हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं माय सीट अलोकेशन। हमने सीट अलोकेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो प्रोग्राम अलाउंस हुआ है ये हमारा बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस पॉल साइंस का हुआ है, मेरा हाउस में इसको अलाउड हुआ है। एप्लीकेशन कैटेगरी है एप्लीकेशन स्टेटस यूजर एक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम अप्रूवल कॉलेज डिपार्टमेंट। आप इसको अब जब आपने एक्सेप्ट किया होगा तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉलेज के पास चले गए होंगे और कॉलेज का जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, कोई उनमें इश्यू तो नहीं है, और उसको कंफर्म कर देगा। उसका शेड्यूल देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कब तक करा सकते हैं, फी पे कब तक करनी है, इसके अलावा जो वैकेंट सीट्स आएगी वो कब तक आएंगी, उस पर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले बात ये पोर्टल कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन फेज 2। तो एप्लीकेशन फेज 2 में यहाँ पे हमारे पास था और यहाँ पे हम जो प्रेफरेंस लिस्ट देखते हैं तो प्रेफरेंस लिस्ट में हमने 60 प्रेफरेंसेस भरी थी स्टूडेंट ने। जहाँ पे पहली जो प्रेफरेंस थी वो थी बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस, जो था हमारे पास हिंदू कॉलेज का, वो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। और सेकंड प्रेफरेंस थी बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस पॉल साइंस, मिरांडा हाउस सेकंड प्रेफरेंस थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारी प्रेफरेंस देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमको सेकंड प्रेफरेंस मिल गई थी। लेकिन अगर हम स्कोर की बात करें तो हमारा जो टोटल स्कोर था दैट वाज 705। स्टूडेंट का हमने स्कोर देखा था वो था 705 मार्क्स। अब 705 मार्क्स में आपको जो है सेकंड प्रेफरेंस मिल गई थी अपनी। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स का जो है यहां पे किसी स्टूडेंट्स को 705 में से ज्यादा मार्क्स आए होंगे लेकिन ये कॉलेज नहीं मिला होगा। उसका रीजन सिंपल सा है, आपके प्रेफरेंसेस आपने किस ऑर्डर में फिल की हैं। तो प्रेफरेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। यहाँ पे हमने सिंपल सा ही कहा था जो प्रोग्राम और जो कोर्स आपको कॉलेज में चाहिए आप उसको फिल कर दीजिए सिंपल फॉर्मेट में। आपकी पहली प्रायोरिटी ये है, दूसरी प्रायोरिटी ये, तो स्टूडेंट्स ने यही किया और सेकंड प्रेफरेंस मिल गई है। अब सवाल ये है कि हम उसको अपग्रेड करें या ना करें। तो स्टूडेंट्स जो है अगर वो सेटिस्फाइड है इस कॉम्बिनेशन के साथ तो उसे अपग्रेड नहीं करना चाहिए, वरना अपग्रेड किया जा सकता है। जनरल ट्रेंड में बता देता हूँ 3 स्ट्रीम्स का, साइंस का, कॉमर्स का और आर्ट्स का। कॉमर्स के लिए आपकी रैंक्स में ज्यादा अपग्रेडेशन नहीं होता है, ज्यादा शफल नहीं होता है। इसका सिंपल सा रीजन है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो वो बीकॉम ऑनर्स प्रेफर करते हैं या वो बीकॉम प्रेफर करते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट्स जनरली ह्यूमैनिटीज में भी जाते हैं और साइंस में ही रहते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट ना तो वो साइंस में आता है जनरली, ना वो ह्यूमैनिटीज में जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए चॉइस कम होती है, तो आपकी जो अपग्रेडेशन के चांसेस हैं वो कॉमर्स में कम है, साइंस में भी कम होते हैं, ह्यूमैनिटीज में कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। क्योंकि ह्यूमैनिटीज में जो वेरिएशन है आपका 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वो काफी ज्यादा होता है, बाकी और स्ट्रीम्स में नहीं होता है। तो उसके चलते आपके पास जो अपग्रेड के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन इस साल कंपटीशन थोड़ा टफ है, बहुत क्लोज मार्क्स थे, तो ये चांसेस भी कम है आपका अपग्रेड हो। ह्यूमैनिटीज में फिर भी होगा, कॉमर्स के चांसेस कम है। सपोज को ये मेरे को 20th प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिला है, हाँ तो ये चांसेस हैं अगर थोड़ा शफलिंग करते हैं आप, रीऑर्डरिंग करते हैं, तो आपको 17 या 18 नंबर का जो है वो नेक्स्ट लिस्ट में मिल जाएगा। अब ये बात ध्यान रखना, जब आप इसको रीऑर्डर करेंगे यानी कि जब प्रेफरेंस शीट दोबारा भरेंगे तो जो ऊपर वाली प्रेफरेंसेस हैं उनको सिर्फ रीऑर्डर कर सकते हैं, ना तो हम उसमें कुछ डिलीट कर सकते हैं ना हम कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं। सपोज मेरे को 20th प्रेफरेंस वाला मिला है, अभी सपोज मुझे अभी 20th प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया,
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अभी 20th प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल जाता है तो मेरे पास ये चॉइस है कि मैं 1 to 19 जो है मेरे पास उसमें मैं रीऑर्डर कर सकता हूं, शफल कर सकता हूं। अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट है कि बाई चांस 1 to 19 में मुझे कोई सा नहीं मिला तो क्या मुझे 20th वाला है वो मेंटेन रहेगा, वो मेरा बरकरार रहेगा? हाँ, अगर आपको कोई रीऑर्डर नहीं होता है, ऊपर वाली रैंक नहीं मिलती है, 1 to 19 में फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं मिलता है, तो 20th आपका मेंटेन रहेगा। तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। आप मान के चलिए अगर आप टॉपर्स में हैं, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला मिल गया है तो ही आपके पास चॉइस नहीं है अपग्रेड करने का। बाकी अगर आपकी सेकंड प्रेफरेंस से लेके एनी नंबर ऑफ प्रेफरेंस नीचे तक तो आपके पास अपग्रेड करने की चॉइस अवेलेबल है। और मेरा सजेशन ये है अपग्रेड करना भी चाहिए, क्योंकि अगर अपग्रेड करते हैं और बाई चांस अपग्रेड नहीं होता है तो आपके पास जो नीचे वाला है वो तो ऑप्शन अवेलेबल ही है। अब सेकंड आपकी लिस्ट में अपग्रेड नहीं हुआ तो भी आप थर्ड लिस्ट के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेकंड वाला जो है एक्सेप्ट करने पड़ेगा आपको। तो ये सब लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से है। आप जो सेकंड लिस्ट आएगी अगर बाई चांस आपका उसमें अपग्रेड नहीं होता, 20th की 20th ही मेंटेन रहती है, तो भी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड लिस्ट में आप उसको अपग्रेड कर दें। और अपग्रेड करना भी चाहिए आपको टिल द टाइम आपको इससे बेटर चॉइस ना मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये ऑप्शन हमारे पास मेंटेन रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है। ये हमारा सेफ स्कोर है जो कॉलेज आपको मिला हुआ है। जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनके मिलने के चांसेस हैं, पर हाँ थोड़े से कम है। अब उनको थोड़ा सा प्रेफरेंसेस चेंज करने पड़ेंगे तो इजी होगा उनके लिए, वरना शायद उनको प्रेफरेंसेस अब ना मिल पाए। तो यहाँ पे हमने ये सारा चीज देख ली है, यहाँ पे हमने देख लिया है पैटर्न। अब एक बार शेड्यूल देख लेते हैं होने क्या वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं जो आपका अभी फर्स्ट लिस्ट आई है, हमने देखा जो फर्स्ट लिस्ट आई है आपकी वो आज शाम को 5 बजे आनी थी, पर जनरली 3-4 घंटे पहले ही आती है, कोई भी डेडलाइन जो होती है उससे। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट लिस्ट आ गई है। अब आप उसको एक्सेप्ट कर लें, कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट दी अलोकेटेड सीट। तो सपोज स्टूडेंट्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो काउंसलिंग प्रोसेस से ऑलरेडी बाहर हो जाएगा। ये ऑटोमेटेड मोड में नहीं है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटेड मोड में वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। ना आपको जो डेडलाइन दी है एक्सेप्ट करने की वो फ्राइडे तक दी है, 4 अगस्त तक। आप इसको 4 अगस्त शाम को 5 बजे तक 4:59 PM तक इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है, जैसे सपोज कोई अपनी कॉलेज से खुश है, उसने आज ही एक्सेप्ट कर दिया तो कॉलेज के पास तुरंत डॉक्यूमेंट चल जाएंगे और कॉलेज जो है एक दिन के यानी 4 तारीख तक आपके पास जो है वो वैलिड है एक्सेप्ट करने का बटन, और 5 तारीख तक जो है कॉलेज के पास टाइम है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने का। तो लोग आगे एक्सेप्ट करेंगे तो तुरंत डॉक्यूमेंट जो है उनके वेरीफाई हो जाएंगे कॉलेज के द्वारा। डॉक्यूमेंट में ये आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है कुछ और है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये आपको ऑफलाइन नहीं है, ऑटोमेटेड मोड में है। CUET से डॉक्यूमेंट अपने पास डायरेक्टली कॉलेज के पास जाएंगे और कॉलेज इनको जो है वो वेरीफाई कर देगा। कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है आपको, कोई सॉफ्ट कॉपी कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड नहीं करनी है। तो ऑटोमेटेड मोड में है, आप देख लेंगे 5 अगस्त तक 4:59 PM तक कॉलेज उनको वेरीफाई करेगा। इसके बाद जो वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका तो आपको एक दिन का टाइम और मिलेगा, आप 6 अगस्त तक जो है फी पे कर देंगे। अब ये ध्यान रखना ये आपकी टोटल फी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि जो कॉलेज का मैंने एक्सेप्ट किया है मैं उसी की फी पे करनी है, ऐसा नहीं है। दिस विल बी ए कॉमन फी, मे बी 8,000 और 10,000 जो कॉलेज की फीस रहेगी उसका एक नॉमिनल अमाउंट रहेगा। ये किस तरह रहेगा, आपने एक्सेप्ट कर ली। लास्ट ईयर सपोज हमारी फीस 8,000 थी विच इज नॉर्मल टू ऑल, तो सभी के लिए थी, चाहे आप एक्सेप्ट करें चाहे अपग्रेड करें कुछ भी करें। तो ये आपकी पार्ट पेमेंट ऑफ द फी है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको किसी कॉलेज को SRCC मिला है, किसी को LSR मिला है, किसी को मिरांडा मिला है एंड सो ऑन, कोई भी कॉलेज मिला है, तो किसी की फी 12,000 हो सकती है, किसी की 15,000 हो सकती है एनुअल फी, किसी की 18,000 हो सकती है, किसी की 24,000, किसी की 30,000। तो ये जो फी है ये आपकी टोटल फी में बाद में एडजस्ट हो जाएगी। आपको जो कॉलेज की फी है वो अभी पूरी फी पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको पार्ट ऑफ द फी पे करना पड़ेगा जो कि एक नॉमिनल अमाउंट होगा और किसी भी कॉलेज की फी से वो कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो सपोज वो 8,000 ही रहता है या 10,000 हो जाता है, तो बैलेंस अमाउंट जो रहेगा जब आप कॉलेज का बाद में जब ओपनिंग का टाइम आएगा, जब कंफर्मेशन हो जाएगा तब आप उसको पे करेंगे। अभी जो है आपको पार्ट ऑफ द फी ही पेमेंट करना है और ये कंप्लीटली रिफंडेबल है। सपोज आपने कॉलेज में फी पेमेंट कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, सेकंड राउंड में सपोज आपने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, तो कॉलेज की तरफ ड्यू की तरफ से डेडलाइन होगी, उस डेडलाइन से पहले तक आप इसको रिफंड करा सकते हैं।
बाकी जरूरी नहीं है कि आपने अभी एक्सेप्ट करके पे कर दिया तो मुझे 2 दिन या 4 दिन में ही इसको रिफंड कराना पड़ेगा। लगभग मान के चलिए 15-20 दिन का टाइम रहेगा आपके पास। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, कॉलेज का फाइनल प्रोग्राम भी बना लेते हैं, लेकिन बाई चांस अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी ये फी आपके पास रिफंडेबल ही है। इनफैक्ट इसके अलावा जो आप कॉलेज की फी पे करेंगे 7,000 8,000 जो भी कॉलेज की फी होगी वो टोटल मिला के रिफंडेबल होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप सेफ जोन में है, पैसे के मामले कोई इशू नहीं है, ये 100% सेफ रहता है और ये आपको रिफंड इजीली मिल जाएगा। इसमें ध्यान रखना जो आपका रिफंड आएगा वो आपका उसी अकाउंट में आएगा जो बैंक डिटेल आपने प्रोवाइड की है सीयूटी के टाइम पे। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, आपने किसी और अकाउंट से पे किया है, रिफंड जो आएगा वो ओरिजिनल अकाउंट में आएगा, तो मैच नहीं होता स्टूडेंट वेट करते हमारा रिफंड नहीं आया, हमारा रिफंड नहीं आया। एक गलती ये हुई थी। दूसरा ये हुआ था कुछ आपने जो अकाउंट्स किया था उसमें कुछ एरर आ गई थी, या तो आपने डिजिट गलत डाले हैं या फिर कुछ ना कुछ एरर थी उसमें, इस कारण कुछ लोगों का रिफंड नहीं आ पाया था उस केस में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अकाउंट जो है वो अच्छे से मेंटेन करना है, आपका बैंक डिटेल अच्छे से प्रोवाइड करनी है, रिफंड आएगा वो आपका इसी अकाउंट में आएगा। तो मेरा सजेशन तो ये है, आपको कॉलेज मिला हो ना मिला हो, आप अपग्रेड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कुछ भी करें आपको यहाँ पे काउंसलिंग फी जो होगी वो आपको पे कर देनी चाहिए। एक्सेप्ट हो सकता है बाद में आप अपग्रेड करें या बाद में आप उससे बाहर भी हो जाएं, आप इसको पे कर सकते हैं, ये कंप्लीटली रिफंडेबल है, इसमें कोई पैसा नहीं काटा जाएगा। हाँ, एक नोटिफिकेशन और है यूजी की साइट से, आई थिंक 30 सितंबर या 30 अक्टूबर, 2 डेट्स यूजी की तरफ से हैं, या तो 30 सितंबर है या 31 अक्टूबर है। अगर आप इनसे पहले भी रिफंड, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली 30 सितंबर है या 31 अक्टूबर है, आई विल चेक। लास्ट डेट वाज 30 सितंबर, इस साल शायद एक्सटेंड होके 31 अक्टूबर है वो। इसमें यह है कि अगर आप इससे पहले भी, अगर सपोज मेरा मन हुआ, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि जो डेट है वो 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर, और मैं सपोज 30 अक्टूबर को डिसाइड करता हूं कि मुझे कॉलेज में नहीं पढ़ना है, मुझे वापस जाना है, तो 1000 रुपीज डिडक्ट होंगे आपके और बाकी फीस आपके पास आ जाएगी। ये भी प्रोविजन है, इसकी डिटेल्स मुझे देखनी पड़ेंगी कि ये जो है वो कॉलेज की साइड से कुछ इसमें एडजस्टमेंट तो नहीं है यूजीसी के कंपैरिजन में, बाकी ये भी एप्लीकेबल होगा आपके पास। तो अल्टीमेटली कहने की बात ये है कि जो आपकी फी है वो कंप्लीटली रिफंडेबल है, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब आप फी पे कर देंगे तो बाद में आपके पास रिफंड का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो कॉलेज मिला हुआ है, यहाँ पे आप देखते हैं, आप उसका फी रिफंड कर देंगे, उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा 6 अगस्त को। तो लास्ट डेट जब आप पे कर देंगे 6 अगस्त को पेमेंट, अब जिन लोगों ने पे कर दिया है उस कॉलेज के अकाउंट्स, जिन लोगों ने नहीं किया है वो सीट्स वेकेंट रह जाएंगी, और वेकेंट सीट्स की जो है लिस्ट वो आपके पास 7 अगस्त को आ जाएगी शाम को 5 बजे तक। तो ऑब्वियसली बात है 5 बजे का टाइम है, तो वो लगभग 12-1 बजे तक आपके पास वेकेंट लिस्ट आ जाएगी जो 7 अगस्त को आएगी, किस कॉलेज में कितने लोगों ने पेमेंट किया है किस कोर्स के अगेंस्ट। अब ये लिस्ट आने के बाद जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, अब ये ध्यान रखना, जिन्होंने अभी जो एक्सेप्ट करेंगे, फी पे कर देंगे, उसके बाद उनके पास रीऑर्डरिंग का चांस नहीं होगा। जिनके कॉलेज नहीं मिला होगा या फिर जो अपग्रेड करेंगे बाद में, तो विंडो टू रीऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस, ये बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं इसमें। यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है, ये ध्यान रखिए, ये विंडो और रीऑर्डर हायर प्रेफरेंस है, और पहले जो हमारे पास था, हमारे पास जो पहले ऑप्शन था वो था प्रेफरेंस चेंज विंडो। तो इस प्रेफरेंस चेंज विंडो में हम प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते थे, डिलीट भी कर सकते थे, लेकिन अब जो अपने पास प्रेफरेंस का आएगा वो डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट्स के बाद आएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ विंडो टू रीऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस रहेगा, यानी कि जो आपके पास विंडो है हायर प्रेफरेंसेस की, आप उसे रीऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, सपोज मुझे 20th रैंक वाला कॉलेज मिला है, तो पहले की जो 19 हैं, पहले की जो 19 मेरे पास प्रेफरेंसेस हैं, उन्हें मैं रीऑर्डर कर सकता हूं। फर्स्ट वाले को मैंने सेकंड पे रख दिया, सेकंड वाले को 9th पे रख दिया, 9th वाले को 4th पे रख दिया, एंड सो ऑन। इस तरह मैं प्रेफरेंसेस चेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं उनमें डिलीट कुछ नहीं कर सकता, और कोई प्रेफरेंस जो है वो उसमें ऐड नहीं हो पाएगी। आपको ये सबमिट करने के बाद अगर और कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती है, तो आपकी जो 20th वाली है वो एज इट इज रहेगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी। तो ऑब्वियसली आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो विंडो टू रीऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस आपके पास आ जाएगा, जिसका टाइम आपके पास 8 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द सेकंड CSCS लिस्ट जो आपके पास 10 अगस्त को आ जाएगी। तो 10 अगस्त को टाइम को शाम को 5 बजे तक है, पर हम देख सकते हैं कि दिन में 1 या 2 बजे तक आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो सेकंड लिस्ट मानते हैं सारे प्रोसेस होने के बाद जो है वो 10 अगस्त को आ जाएगी। 10 अगस्त को जो सेकंड लिस्ट आएगी, मान के चलना वो फाइनल लिस्ट ही है, कहने को थर्ड लिस्ट भी है, लेकिन थर्ड लिस्ट में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। जो होना होता है वो सेकंड लिस्ट में ही हो जाना होता है। 100 में से 99 केस ऐसे होते हैं जहां पे कंफर्म होते हैं। जो बाद वाली लिस्ट होती हैं उसमें जनरली जो कोटास होते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट या AWS कोटा हुआ या अपना
फिजिकली हैंडीकैप कोटा हुआ वो कोटा वहीं पे चेंजेस आते हैं, वो भी बहुत कम चेंजेस आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। सो जो सेकेंड लिस्ट आएगी वो ऑलमोस्ट फाइनल ही होगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे और कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, कोई बैकअप ऑप्शन मैंने चूज़ किया है उसमें जाना है या नहीं जाना है। आपको इसके बाद ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना चाहिए। हाँ, सेकेंड लिस्ट तक जरूर आप एक बार प्लान कर सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक होने का। तो ये जो पैटर्न है ये आपको फॉलो करना है, बट अल्टीमेटली मैं फिर भी मैं यही कहूँगा, ज़्यादा निराश, ज़्यादा हताश, ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ, ठीक है ना। तो जो भी है, जो भी अवेलेबल है उसे अच्छे से एंजॉय कीजिए। जिनको मिला है बहुत खुशी की बात है, जिनको नहीं मिला है सेकंड चांस में उनके पास ऑप्शन है, फिर भी नहीं मिला है तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है आगे बढ़ने के, लाइफ में ग्रो करने के। यही सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है कि हम इसी कॉलेज में मिलेगा या DU ही मिलेगा तो ही लाइफ में आगे जाएंगे, नहीं मिलता है तो ही बहुत हमारे साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है। और अगेन हम DU की विंडो पे जाएं और वहाँ पे देखें तो ये बेसिक पोर्टल हमारे सामने है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये बिल्कुल एकदम सिंपल है और बहुत ही सिंपल वे में हम कह सकते हैं। तो अगर फ्लो चालू रहा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है कॉलेज डेफिनेटली वो 16 अगस्त से अब शुरू होने वाला है और मोस्ट ऑफ द एडमिशन जो हैं वो 16 अगस्त तक ही होने वाले हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।